नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जल संसाधन के बारे में अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जल संसाधन मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण जल संसाधन जो है, यह मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मानव की आवश्यकताओं में से जल मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राणों की रक्षा के लिए वायु के बाद प्राणों की रक्षा के लिए वायु के बाद दूसरा प्रमुख संसाधन है। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ये जो जल होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। पौधों में ये 50 से 75% तक जल पाया जाता है और मनुष्य के शरीर में लगभग 57% से लेकर 65% भाग जल का होता है। पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल पर, यानी धरातल के पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल पर लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी पृथ्वी के क्षेत्रफल पर लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, लगभग 71% भाग पर, लगभग 71% भूभाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। लगभग 71% भूभाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। जल संसाधन को भूपटल पर जल के वितरण और जल संसाधन को भूपटल पर जल के वितरण और प्राप्ति के अनुसार इसको दो समूहों में बांटा जाता है। जल संसाधन जो है भूपटल पर उसके वितरण को और प्राप्ति के अनुसार इसे 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है स्थलीय जल संसाधन, नंबर 1 है स्थलीय जल संसाधन और नंबर 2 है महासागरीय जल संसाधन। यानी इसे 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, जलीय जल संसाधन और महासागरीय जल संसाधन। स्थलीय जल संसाधन और महासागरीय जल संसाधन। स्थलीय से जल संसाधन, जो इसका पहला वर्गीकरण है, स्थलीय जल संसाधन। स्थलीय या इसे हम आंतरिक जल संसाधन भी कहते हैं। स्थलीय जल संसाधन को इसे हम आंतरिक जल संसाधन भी कहते हैं। जल संसाधन के विभिन्न रूप नदियाँ, नहरें, झीलें, नाले और दलदल हैं। यानी स्थलीय जल संसाधन का जो विभिन्न रूप है वो नदियाँ हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, नाले हैं और दलदल है। इनके माध्यम से स्थलीय जल की प्राप्ति होती है। स्थलीय जल संसाधन और जनसंख्या। स्थलीय जल संसाधन और जनसंख्या। स्थलीय जल संसाधन से, यानी जो स्थलीय जल संसाधन के द्वारा अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ व उच्चावच बनते हैं और समतल क्षेत्रों का निर्माण होता है। साथ ही साथ अनेक प्रकार के ढालों का भी निर्माण होता है और मिट्टियाँ बनती हैं, भूतल पर बिछती हैं तथा भूमि मानव निवास के लिए उपयुक्त तथा
भूमि मानव निवास के लिए उपयुक्त होती है। जल राशियों के द्वारा घरेलू जल की मांग पूर्ति होती है। जंतु जगत और वनस्पत जगत के जीवन धारण हेतु जल प्राप्त होता है और औद्योगिक कारखानों के संचालन हेतु जल पूर्ति की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। जल संसाधन का मानव जीवन के लिए महत्व। स्थलीय जो जल होता है, स्थलीय जल संसाधनों से मानव का संबंध कितना गहरा और व्यापक है, इस तथ्य का अनुमान इसके द्वारा मानव की सेवाओं से लगाया जा सकता है। यानी मानव की सेवाओं के माध्यम से हम जल संसाधन के महत्व के बारे में, उसकी भूमिका को हम पता लगा सकते हैं। स्थलीय जल संसाधनों द्वारा की गई मानव की सेवाएं निम्न प्रकार से हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं। नंबर 1, घरेलू जल पूर्ति। नंबर 1, घरेलू जल पूर्ति। मनुष्यों को पीने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए शुद्ध पानी, पशुओं के लिए पानी, नहाने धोने के लिए स्वच्छ पानी, पौधों के लिए शुद्ध जल और साफ जल होना चाहिए। दूसरा है औद्योगिक जल पूर्ति। औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए, यानी कई प्रकार के ऐसे औद्योगिक कारखाने होते हैं जिनको चलाने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, यानी जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अगर कहीं किसी भूभाग पर सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना स्थापित हो रहा हो, तो उस भूभाग में हमें स्वच्छ जल के पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों के सीमांकन की जब बात आती है तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर स्वच्छ जल की पर्याप्तता या उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो, तभी हम उद्योगों को स्थापित करते हैं। यानी तो औद्योगिक जल पूर्ति यानी उद्योगों के सफल संचालन है तो हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। उन उद्योगों को संचालित करने के लिए हमें अनेक प्रकार के जल स्रोतों से जल की उपलब्धता हमारे लिए होनी चाहिए। तीसरा है मछली उद्योग। हम सभी जानते हैं कई देशों के भोजन का मुख्य आधार जो है वो मछलियों पर निर्भर है। खाद्यान्न व्यवस्था मछलियों पर निर्भर है। नदियों, झीलों, तालाबों से छोटे पैमाने पर मत्स्य उद्योग किया जाता है। रूस में वाल्गा, डॉन, नीपर, ओवे, एनसी, आमूर आदि नदियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया, मिसिसिपी, भारत में गंगा, सतलज, महानदी जैसी नदियों में, चीन में ह्वांगहो, यांगटिसिकांग सहित विश्व के कई देशों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। भारत के तो कई ऐसे विश्व और भारत के कई ऐसे देश और राज्य हैं विश्व में, जैसे जापान है, चाइना है, भारत में पश्चिम बंगाल है, केरल है और कुछ भूभाग झारखंड का, जहाँ पर धान की रोपाई के साथ साथ मत्स्य पालन का भी कार्य किया जाता है। खेतों में धान की रोपाई करते समय मछलियों के बच्चों को डाल दिया जाता है, जिससे कालांतर में जब धान पककर तैयार हो जाता है तो उस समय मछली के बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उन स्थानों पर अपनी खाद्यान्न व्यवस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए पर्याप्त उपलब्धता हो, सुनिश्चित हो, इसके लिए वो लोग धान की खेतों के साथ साथ मत्स्य पालन का कार्य भी करते हैं। अगला है कृषि फसलों की सिंचाई। हम सभी जानते हैं कि फसलों की सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जल की सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जल का
होना नितांत आवश्यक है। अगर उस मात्रा में जितनी उनकी आवश्यकता है उसमें अगर कमी हो जाती है तो निश्चित है उस फसल की उत्पादकता पर असर पड़ जाता है। इसलिए जिन भूभाग में जल की जैसी मात्रा में होती है उस भूभाग में उस पर्यावरण के अनुकूल फसलों का उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के बागाती कृषि बागान लगाए, जैसे चाय के बागान हैं जिनमें जल की आपूर्ति ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि जल का जमाव उस भूभाग पर न हो। मैदानी क्षेत्रों में धान की खेती करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि धान की खेती के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो जल की उपलब्धता या प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो नगरों का जो जमाव था, जो नगरों का बसाव होता था वो नदियों के किनारे ही होता था, जिसका मूल कारण ये होता है कि हमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। जिसका मूल कारण ये है कि हमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है, चाहे सिंचाई के लिए या भोजन व्यवस्था के लिए या शुद्ध पानी पीने के लिए। तो प्राचीन काल में जो नगरों का बसाव था वो नदियों के किनारे ही होता था। वो जो बसाव होते थे वो नदियों के किनारे ही होते थे, जिससे उनकी विभिन्न प्रकार की जल की आवश्यकताएं जो होती थी वो नदियों से पूरी हो जाती थी। तो कृषि फसलों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकताएं बहुत होती हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, उनके लिए एक निश्चित जल की मात्रा होती है और उसी जल की मात्रा के साथ ही हम उत्पादकता प्राप्त करते हैं। अगर थोड़ी बहुत, हालांकि हमारे यहाँ जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु है तो यहाँ तो जल की उपलब्धता मानसूनों पर निर्भर करती है, लेकिन साथ ही साथ विभिन्न फसलों की उत्पादकता के लिए जल की उपलब्धता होना बहुत नितांत आवश्यक होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है नौ परिवहन, यानी नदियों जल के माध्यम से हम परिवहन की सुविधा भी प्राप्त करते हैं। जल के माध्यम से भी हम परिवहन की सुविधा प्राप्त करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए नौगम्य नदियों का सहारा लेते हुए अपने माल को उचित स्थानों तक भेजने के लिए हमें नौगम्य नदी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न उत्पाद वस्तुएं, विभिन्न खाद्यान्न वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को भेजने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है, जो नदियों के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है। नहरें, अगला पॉइंट है नहरें। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन भूभाग में मृदा जो है उर्वर होती है, लेकिन जल के अभाव में हम फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, या वो ऐसे प्रदेश में वो भूमि पड़ती है जिस भूभाग में या जिस क्षेत्र में वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, तो हम नहरों के माध्यम से वहाँ पर जल आपूर्ति करके खाद्यान्न व्यवस्था या फसल व्यवस्था या सिंचाई व्यवस्था को संपन्न कराते हैं। तो नहरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, यानी जल संसाधनों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हम अपनी जल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये आपका स्थलीय परिवहन हुआ। इसके बाद आता है महासागरीय परिवहन। महासागरीय परिवहन जिसे हम आप सबको एक नए अध्याय में बताएंगे कि महासागरीय परिवहन, महासागरीय जल संसाधन के बारे में एक नए अध्याय में, एक नए वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।